मेरी रिक्वेस्ट होगी थोड़ा मुझे दिल से सुन लें। मैं दिल से ही बात करता हूँ, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। और ये कभी आप खान साहब से पूछिएगा कि खान साहब के नज़दीक जाके उनको सच्ची बात कौन करता है। देखिए जनाब चेयरमैन साहब, आज जब यहाँ हम गुफ्त शनीद की बात कर रहे हैं तो आज से 1450 साल पहले कुरान में यह हमें अल्लाह कह चुके हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि जब आपके बीच में कोई मसला होता है तो आप शूरा कीजिए। लेकिन हम वो बदकिस्मत, माअज़ल्लाह वो बदकिस्मत कौम है, अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूं कि आधा मुल्क गवा के अपने बच्चों का खून उससे पेशावर की पाक धरती को रंगीन करवा के हमने आज तक होश के नाखून नहीं लिए। यह ऐसा मुल्क है जिसमें एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गया, दूसरी का गोश्त हवा में उसका खून लहरा गया, एक आजादी के अगले साल शहीद कर दिया गया और एक गोलियां खा के 500 दिनों से जेल में पड़ा हुआ है, खड़ा है, मजबूत खड़ा है। लेकिन हमने होश के नाखून ना लिए। मैं समझता हूं जनाबे चेयरमैन साहब के कोई भी सियासतदान हो, सियासतदान गोली नहीं मारता, सियासतदान बात करता है। सियासतदान की खूबी यह है कि वो बगैर लड़े आपको मुल्क दे देता है। वो पीछे तस्वीर लगी है, घोड़े पे बैठ के हाथ में बंदूक थामे पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वर्कर ने कलम की ताकत से एक बैरिस्टर लिंकन जिन के उसने हमें हासिल करके दिया था। अफसोस उसकी सिर्फ तस्वीर पीछे लगाने के लिए हमने रख छोड़ी है और माल पानी बनाने के लिए रख छोड़ी है। कहते हैं कायदे आज़म दो तो काम होगा। शर्म नहीं आते हमें? यहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसीज हैं और सबका मुझे एहतराम है क्योंकि ऐसे नहीं बनती, कुर्बानियों से बनती है। गफ्फार खान बाबा की भी लेगेसी है, आज जो उनके पोते नवासे कर रहे हैं उससे मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं इज्जत तकरीम देता हूं गफ्फार खान बाबा को भी, वली खान साहब को भी। भुट्टो साहब की भी लेगेसी है, मुस्लिम लीग की भी लेगेसी है। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे आप ये तो बताइए, ये जो इस वक्त डी चौक में शहीद हुए पड़े थे, इनको क्या हिंदुस्तान ने आके मारा है? आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा कल की तारीख में हुआ था। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 1971 में एस्टैब्लिशमेंट सियासतदानों को दोष देती है, सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को दोष देते हैं। इतनी बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कुबा देख। कोई कहता है जनरल यहया ने फौज कुशी की, कोई कहता है तुमने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, कोई कहता है हाइब्रिड रजीम है। यह हाइब्रिड रजीम क्या 2017 से आई? 1986 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद, पाकिस्तान की तारीख शायद है कि या वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था, या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला है। लेकिन जब सन 86 में, मेरा सवाल आज इस पार्लियामेंट से, ये मुकदमा जमहूरियत है, मैं किसी नवाज शरीफ जरदारी या इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं इस पार्लियामेंट का, इस जमहूरियत का रोना रो रहा हूं कि आज हमें हाइब्रिड रजीम की बात की जाती है। यहां सिलेक्टेड की बात हुई, हमें सिलेक्टेड भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। शुक्र है कातिल तो नहीं कहा गया, कातिल तो नहीं है, अपने हमारे हाथों में किसी का खून नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहां बेशुमार लोग आया करते थे। इसी डी चौक में मैं, परवेज खटक और शेख रशीद इमरान खान के हुक्म पे जाके एंगेज करते थे। यहां साथज़ा कराम आए, यहां एलएचवीज आई, यहां नर्सेज आए, यहां सरकारी मुलाजमीन आए, यहां उलमा कराम आए, यहां बिलावल साहब आए, यहां मरियम नवाज साहब आई। हमने एंगेज किया, न गोली चलाई, न किसी को पकड़ा। 24 घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है कि हमने किसी को जेल में रखा। जनाब चेयरमैन साहब, यहीं इसी कुर्सी पे कायदे अवान तशरीफ फरमा थे शहबाज शरीफ साहब, और मैंने उनके सामने ये गोश गुजार की बात, मैं तकरीर के दौरान चिट्ठी नहीं पढ़ता, मुझे पता है मैंने क्या कहना है। मेरी उम्र गुजर गई है, 10 साल मेरे इस पार्लियामेंट में गुजर गए हैं। वल्लाह मैंने यहां लड़ाई देखी है,
ऐसे लगता है जैसे हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं, जैसे ये कैमरास बंद होते हैं फिर आपस में चाय पीते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है? एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो। किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। इज्जत जिल्लत इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के हाथ में नहीं है। इज्जत और जिल्लतों का मालिक वो है जिसके 100 नाम ऊपर लिखे हुए। आज वो बात करो जो खुदा लगती बात हो, जो हक लगती बात हो। एबटाबाद डिवीजन में जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक एक शहीद के घर गया हूं। यहां छोटा भाई इधर बैठा हुआ था, अता तारड़ साहब इस वक्त नहीं है। मैं उनको कहता हूं, अता भाई मैं आपको हाथ से पकड़ के मेरी गाड़ी में, उसमें मेरा अपना जाती पेट्रोल है, मेरे साथ चलें। कम से कम जिन शहीदों को मैं जानता हूं उनके कब्रों पे मेरे साथ जाएं। और मेरा आपसे वादा है, रेंजर का शहीद आपका नहीं मेरा भी शहीद है, इकट्ठे रेंजर्स की शहादतों और दुआओं पे भी जाएंगे। लेकिन एबटाबाद डिवीजन नथिया गली के टॉप में एक पहाड़ी के सिरे पे एक नौजवान मुबीन मलिक की जो शहीद हुआ है यहां, और उसकी जो गोली बॉडी पे लगी है वो आर पार नहीं गई, उसमें एक बुलेट वुंड है। और यहां लॉयर्स बैठे हैं, मरवत बैठा है पीछे, मरवत साहब बैठे हैं, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं। जब बॉडी से गोली आर पार नहीं जाती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स अ स्नाइपर शॉट। उसकी छोटी बच्ची आयत नूर, यकीन करें बहुत खूबसूरत फरिश्ते जैसी छोटी सी बच्ची उसके बाप के हाथ में थी, और उसकी कब्र पर मैं बैठा और उसके बाप की खाली आंखें, क्योंकि उसका बेटा यहां शल पंप पे मजदूर था। क्या गुनाह किया था उसने? वो भी तो किसी का बिलावल था, वो भी तो किसी का कासिम या सुलेमान था या हमजा था। एबटाबाद का अब्दुल कादिर, उसका छोटा बेटा हिजबुल्लाह, रात के अंधेरे में जब आग हमने जलाई, उनके घर में बैठने की जगह नहीं है। एबटाबाद की सर्दी का आपको पता है, खुले आसमान तले आग जला के हमारे साथ वो बैठे हुए थे। उसका छोटा बच्चा हिजबुल्लाह जो मदरसे और स्कूल में पढ़ता है, सवाल करता है कि मेरा बाप क्यों मरा? आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? पार्लियामेंट के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने यहां गोलियां चल रही थी। यहां में कहा जाता है नहीं मारा तो किसने मारा? Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek Insaf. They were Pakistanis, and according to the Constitution of Pakistan, Article 9. Article 9, और मैं अप्रिशिएट करता हूं आज राना सनाउल्लाह ने, राना साहब ने अच्छी बात की है कि दोनों तरफ जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं। ये दोनों तरफ के नहीं है, ये एक तरफ के हैं। काश हम समझ पाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे चेयरमैन साहब, आप खुद एक ऐसे सूबे से हैं जो हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, एक ऐसे शहर से हैं जहां हमेशा खून की होली खेली गई है। मुझे जिस चीज का दुख है बतौर पाकिस्तानी, आप सब मेरे भाई हैं, मेरे किसी से नफरत नहीं है। वहां जिस सीट पे अता तारड़ बैठे हैं, वहां मैंने जब 9 अप्रैल की रात स्पीच की थी, आप इधर 170 बैठे हुए थे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है तुम्हें डर नहीं लग रहा था उस रात? तुम अकेले थे और ये 170 थे। मैंने कहा मैं उनको दुश्मन नहीं, सिर्फ एक सियासी मुखालिफ समझता हूं, मुझे उनसे कोई डर नहीं था। लेकिन मुझे जिस चीज का दुख है वो ये है कि जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ, हमारे पश्तो में कहते हैं मड़ुम शुमो पड़ुम शुम, मार भी दिया और मैं ही गुनाहगार। मुगल नयम ची गमुन तबजाड़म, मरवत से तो पे पोएगी मुगल नयम ची जख्मुन तबजाड़म, खपुल इंतहाब खपुल इंतकाम पपर हरूद किरान गाड़म, ज़पुख्तुन ची लग दमशम लग समशम, दजरे जरे हिसाब बदर नगवाड़म, वक़ुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल नल बातिल काना ज़हूक़ा।
मुज़ाकरात निकल आएगा। इमरान खान भी इंशाअल्लाह 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी साथ इमरान खान के अंदर डाल दो। 78 दिनों तक रहा हूं मैं। ख्वाजा साहब ने कहा ना, मैं उस बात से एग्री करता हूं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इज्जत से जेल गुजारनी चाहिए। 78 दिन तक रहा हूं। एक ऐसे आदमी का पोता हूं जिसने पाकिस्तान बनाया था। इस आदमी के साथ जेल का दुख नहीं। जिस कोठरी में 6x8 में मुमताज कादरी को आपने रखा, उसमें मैं रहा। पेशावर जो मेरा अपना शहर है, जहां पला बड़ा हूं, वहां सूफी मोहम्मद को, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद मरहूम साहब को जिस 6x8 की कार कोठरी में रखा, मैं भी उधर रहा हूं। मैंने भी कभी ये बात असेंबली के फ्लोर पे नहीं की, लेकिन आज ख्वाजा साहब ने बात की है तो मैं भी कह रहा हूं, हमने भी जेल काटी है, जवां मर्दी से काटी है। लेकिन मुझे दुख उस दिन हुआ जब अपने मर्दान में, जब मेरे तमाम 3 MPOs खत्म हुए, तो जो मेरे सामने चार्जशीट रखी गई, उसमें आर्मी एक्ट था, उसमें सीक्रेट एक्ट था, उसमें ATC था। देयर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों वकला और पीछे काकड़ साहब भी शायद बैठे हैं, वो भी समझते हैं। क्या पाकिस्तान बनाने वाला अली मोहम्मद, क्योंकि अगर मेरे दादा या आपके नाना ने पाकिस्तान बनाया तो हमने बनाया, क्या वो सीक्रेट एक्ट यानी पाकिस्तान से गद्दारी का मुजरिम होगा? क्या वो दहशतगर्द है? वो मर्दान जिसने मुझे 3 बार इज्जत दी, उस वक्त 2 बार पास हुआ था। आपने मुझ पे, मेरे मर्दान में दहशतगर्दी और मुझसे गद्दारी का फतवा लगाया। उसके चंद महीने बाद मर्दान ने मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट देके वापस इधर से ऐवान में भेज दिया। देखिए, खुदा लगती बात करें, ये पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान वालों ने नहीं, मशरिकी पाकिस्तान वालों ने बनाया था, बंगालियों ने बनाया था। हम उनको 2nd दर्जे के सिटीजन समझते थे। हम उनसे बात करना तौहीन समझते थे। हम समझते हैं ये लड़ नहीं सकते। हम समझते हैं सिविल सर्विस नहीं चला सकते। वो जीत गया, हमने उसको हुकूमत दे देते। हुकूमत क्या हो जाता? हां, गैर मुल्की साजिशें हुई। वो क्या कहते हैं कि दीवार क्या गिरी, मेरे कच्चे मकान की लोगों ने मेरे घर में, मेरे आंगन से या घर से रास्ते बना लिए। जब हमने हक नहीं दिया तो फिर अगरतला साजिश हुई। जब हमने हक नहीं दिया तो मुक्ति बहानी बनी और इंदिरा ने उसको, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। लेकिन बंगाली, ये भी तो अपने आप से सवाल कीजिए, वो बंगाली जो हमसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, वो बंगाली फिर हिंदुस्तान जाके मुक्ति बहानी की ट्रेनिंग कौन ले रहा था? हिंदुस्तानी फौज के आर्म मिलिट्री पर्सनल भी मुक्ति बहानी के जामे में आते थे। लेकिन हम तो इतने संग दिल हैं कि उस माहौल में जब एक साजिश हुई, हमारी गलतियां हुई पॉलिटिकल, हमने एक्सपीडियंसी का मुजाहरा किया, हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया, लेकिन उस माहौल में मशरिकी पाकिस्तान में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जिन्होंने इस्लाम जिंदाबाद कहा, कायदे आज़म जिंदाबाद कहा, जिन्होंने पाक फौज उस वक्त जिंदाबाद कहा, उन बहारियों को आज तक अपने इस मौजूदा पाकिस्तान में आप शनाख्ती कार्ड तक देने के रवादार नहीं। पाकिस्तानी तो मानो जिसने चलती गोलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। कहानी बड़ी लंबी है, शॉर्ट करते हैं 3-4 मिनट में, आपका शायद जब्त इतना ना हो। आर्मी पब्लिक स्कूल, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और चीजों को देखता हूं। मैं मीडिया में रोज जाता हूं, 10 साल से जा रहा हूं। जब 16 दिसंबर 2014 हो रहा था, जनाब राजा परवेज अशद साहब, साबिक वज़ीर आज़म, आप भी जिम्मेदार होते पर, आपके दिल में भी दर्द है मुल्क का। उस वाक़े से चंद दिन पहले इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, हम इस पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, अब इनको तकलीफ देंगे। शहरयार भाई बैठे, इंटीरियर मिनिस्ट्री चलाई, इनको इन चीजों का पता है। क्या हमें वो दुख, वो दर्द महसूस होता? हाँ, आंखों से आंसू चले जाते हैं। लेकिन वो माएं कहती हैं हमारे बच्चों को शहीद मत कहो। हमने उनको स्कूल शहादत के लिए नहीं, उनको स्कूल के बैग पीछे बांध के भेजा था। उन्होंने इंजीनियर बनना था, उन्होंने डॉक्टर बनना था, उन्होंने आपकी कुर्सी पे बैठना था। जनाब चेयरमैन साहब, उनको उस छोटी सी उम्र में मासूम शहीदों को, यह सिर्फ एक शहादत नहीं है। अगर हम इसको समझें, गैरत है बड़ी चीज जहान है तगदों में,
चेयरमैन साहब, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। ये हिंदुस्तान ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बच्चों को शहीद कर सकते हैं, आधा मुल्क भी तोड़ सकते हैं, शहीद भी कर सकते हैं, और तुम लगे रहो आपस में एक दूसरे के कपड़े उतारने। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाइब्रिड की बात होती है। चलिए इस पे एक बात करके फिर इसी मजाकरात वाली बात पे आते हैं। बड़ी हाइब्रिड की बात होती है, वो मैंने उधर से शुरू की थी बेनजीर साहिबा के पाकिस्तान आने के। मैं नहीं कहता कि हम 100% कोई ऐसी, मैं कहता हूं कि आसमान से फरिश्ते हैं, हमसे गलती नहीं हुई, लेकिन हमने अगर गलती की है तो 2011 के बाद की होगी। जनाब राना सनाउल्लाह साहब 30 अक्टूबर के बाद शायद की हो। 1988 में जब बेनजीर वजीर आजम बन रही थी, आप मुझे बताएं उसके 2 साल बल्कि 18 महीने टू बी वेरी एग्जैक्ट, वो हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? IGI जब बनी हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? हमीद गुल साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि उसमें जब उसामा बिन लादेन का पैसा इस्तेमाल हुआ बेनजीर के खिलाफ, क्या वो हाइब्रिड रजीम नहीं थी क्या? यह आज की कहानी तो नहीं, 100 बरसों की दास्तान है जनाब चेयरमैन साहब। 3-4 चीजों का बड़ा दुख है मुझे। मैं कभी पीपल पार्टी का वर्कर सपोर्टर नहीं रहा। आज भी मैं कहता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है, सदर आपका बैठा है, चेयरमैन सेनेट आपका बैठा है, चारों गवर्नर आपके बैठे हैं, 16 महीने आप इधर इख्तिदार में बैठे रहे, आज भी आप उन सीटों पे हैं, आज भी आप रोना रोते हैं। आ जाए इधर हमारे साथ और एक जेन्युइन अपोजिशन करते हैं। वो कहते हैं तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? तेरी रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरे चेयरमैन साहब, हम मामलात को सुलझाने वाले लोग हैं। मैं जिस इलाके से हूं, बचपन में लोरी में हमें बंदूक और तलवार सिखाई जाती है। खुशाल तुरा पलास कफन पगाड़ा बरा पासम कि खबर शुम च पुख्तुन दचा गुलाम शो। मैं खुशाल खान खटक कब्र से हाथ में तलवार और कफन पहने निकल आऊंगा अगर मुझे यह पता लगा कि पख्तून या मुसलमान किसी का गुलाम बन गया। लेकिन हम आपस में लड़के जीत भी गए तो किससे जीतेंगे? लाश तो पाकिस्तानी की गिरी है ना। अगर इधर अनीस सत्ती की गिरी है इस्लामाबाद में, मैं सब जगहों पे गया हूं। वो अपनी मां को ये कह के गया था चेयरमैन साहब कि मेरे लिए दुआ करना, मैं अपने लीडर को आजाद करने निकला हूं। आपके भी लीडर के लिए लोगों ने अपने आप पे आग लगाई थी, खुदकुशियां की थी जनाब। हालांकि खुदकुशी इस्लाम में हराम है, लेकिन मेरे भी लीडर के लिए मरते वक्त उन्होंने खून से कैदी नंबर 804 लिखा है। लुक एट द कमिटमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान को किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। मियां साहब का गिला अपनी जगह दुरुस्त है। जब मियां साहब ने फरमाया कि उनको कहा जाता था कि कदम बढ़ाओ मियां साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब मुशर्रफ का आहनी हथौड़ा चला, जुल्म हुआ, इमरजेंसी कायम हुई, मियां साहब ने देखा तो महदूद चंद लोग थे, एक जावेद हाशमी था, उसको भी फिर आपने प्रॉपर्ली ओन नहीं किया। लेकिन ये क्या कहें, हमारा भी उसी तरह का दर्द है। ऐसा ना हो जो खड़े थे इस तरफ, कल को फिर वो पीछे ही खड़े रहे और निकल गए थे वो फिर आगे बैठे हों। होता है, सियासत में होता है हुजूर। लेकिन वल्लाह हमने इमरान खान के लिए नहीं किया, हमने अपनी कमिटमेंट, अपनी गैरत, अपनी अना के लिए किया है कि कल को कोई असद कैसर को, वो जो आपकी कुर्सी पे बैठा होता था, सुलझू आदमी, आपसे हमेशा बात करता था, हमारी जमात से गाली सुनता था, उसको जब आपने उठा के अपने ही मैदान में आपने जेल में डाला, तो उसने सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, अपनी खुद ही अपनी अना, अपनी गैरत के लिए किया कि कोई असद कैसर को यह ना कहे कि सवाबी का बेटा बिक गया या डर गया, कोई शरियार खान अफरीदी को यह ना कहे कि गुहाट का बेटा डर गया या बिक गया, कोई निसार जट को यह ना कहे कि पंजाब का बेटा डर गया या बिक गया, और ये कोई मुझे ना बताए कि पंजाबी खुदा न खास्ता बुज़दिल हैं या निकलते नहीं है। इस लेवल की फस्तायत आप पख्तूनख्वा में करो, यहां भी कोई नहीं निकलेगा। हमने तो सुना था कि माए बहनें सांझी होती हैं, ये कैसी सांझी माए बहनें हैं? जब मेरी और आपकी माँ रेहाना डार के सर से दुपट्टा छीना गया और उसको खींचा गया, तो फिर सियालकोट के साथ पूरा पाकिस्तान क्यों ना रोया? और आप क्यों ना रोए? आपकी तो जमात ही खवातीन के हकूक पे बनी है हुजूर। 22 नवंबर, आखिर में आता हूं, मुज़ाकरात। 16 फरवरी को मैं, आमिर डोगर, चीफ व्हिप साहब और हमारे साथ
सरदार लतीफ खोसा साहब आज नहीं है ऐवान में। हम 3 लोग इमरान खान से मिलने गए। ये बात बड़ी अहम है। मैं गवर्नमेंट बेंचेस जो मुझे सुन रहे हैं, साहिब और राय लोग, बूट वाले नहीं कलम वाले, सबसे मुखातिब हूं। चले बूट वाली भी डाल दे, सबसे मुखातिब हूं। 16 फरवरी को इलेक्शन हुए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हो चुका था। मैं, आमिर डोगर और सरदार लतीफ खोसा इमरान खान साहब से मिलने गए। मेरे जहन में ये चीजें चल रही थी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस कुर्सी पे कौन बैठता है, मुझे इससे गर्ज है कि मुल्क आगे चले। उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं बनी थी, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था कि कौन बैठेगा। फॉर्म 47 की रोशनाई अभी कच्ची थी, फॉर्म 47 अभी खुश्क नहीं हुआ था, उस पर दूसरा रंग चढ़ने के करीब था। खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब, आपने पिछले साल 2022 रमजान में जमान पार्क में आपसे एक मीडिया पर्सन ने पूछा क्या फतह मक्का की बात करते हैं, क्या आप आज भी फतह मक्का मॉडल पे खड़े हैं? मैंने जब ये बात की तो क्या अपने क्या पराए सारे मेरे पीछे पड़ गए। और यार, आप मुझे इमरान खान से वफा मत सिखाओ। आप जब और जमातों में बैठ के जिया भुट्टो कहते थे, या जब मियां साहब आवे आवे कहते थे अली मोहम्मद इमरान खान के साथ, तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और इंशाल्लाह बाद में भी खड़ा होगा। मैं जो बात करता हूं इसलिए करता हूं कि इमरान खान निकले, मुल्क आगे जाए। मैंने खान साहब से कहा आप खड़े हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं फतह मक्का मॉडल पे खड़ा हूं। और फतह मक्का मॉडल का क्या है कि जीत के बाद इंतकाम नहीं, आम माफी। लेकिन उसको आम माफी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं दे सकते थे जिसने किसी का खून बहाया। वो तो किसास की बात है, वो तो अदालत की बात है, सियासी इंतकाम नहीं। और उसके साथ एक और बात इमरान खान साहब ने की, जो मैंने जब की तो फिर मुझे मेरे अपने पड़ गए, और फिर आपके भी यार लोग पड़ गए, और वो दूसरे भी पड़ गए, और सारे पड़ गए। खान साहब ने कहा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करके अपने मुल्क को आगे ले गया, बल्कि उनके अल्फाज टू बी एग्जैक्ट कोट एंड कोट ये थे कि वेस्ट ने, इमरान खान साहब ने कहा कि वेस्ट ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना के फतह मक्का मॉडल को लेके ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया, और देखो वेस्ट आज कहां चला गया और हम किधर खड़े हैं। मैंने 12 की ये बात की इलेक्शन कमीशन के बाद। दोस्तों को याद होगा अगर इधर कोई है, इलेक्शन कमीशन के बाद मैंने कहा कि खान साहब कहते हैं कि हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, तो रिकंसिलिएशन पे तो जोर दिया कि अली मोहम्मद कहता है रिकंसिलिएशन। मैंने ट्रुथ पहले की है, पहले ट्रुथ देन रिकंसिलिएशन। सच बोलना पड़ेगा। 2 मिनट और। 22 नवंबर, ये फैक्ट्स आपके सामने आने चाहिए, पूरी कौम सुन रही है। 22 नवंबर को हमें हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने जनाब इमरान खान साहब से मिलने भेजा, हमें नहीं मिलने दिया। मैं था उसमें, चेयरमैन गौहर थे उसमें, सेक्रेटरी जनरल राजा थे हमारे, राजा साहब उसमें, हमारे साथ रऊफ हसन साहब और सरदार लतीफ खोसा। हमारा काम क्या था? हमने इमरान खान साहब को यह कहना था कि ये जो एहतजाज है उसको आप मुलतवी ना करें, खत्म ना करें, सिर्फ ऑन होल्ड कर लें, इस्लामाबाद की पेरिफेरी में कहीं बैठा दें, ताकि गुफ्तगू जो चल पड़ी है वो गुफ्तगू किसी अंजाम तक पहुंच सके। हमें मिलने नहीं दिया। अपनी मंजी तले डांग फेरे सियासी लोगों। कौन है जो हमें लड़ाना चाहता है? किसको पता था कि हम किस लिए जा रहे हैं? कौन चाहता था कि डी चौक पे खून बहे? हम तो सारी लीडरशिप इमरान खान को इस पे कन्विंस करने गई थी कि खान साहब बाहर बैठ जाते हैं फिलहाल, और मौका दे मुज़ाकरात को कि शायद आप निकल आए, सीरान निकल आए, और मैंडेट की वापसी का कोई सिस्टम हो। बड़ा मेरे पे सवाल होता है तुम किधर थे? 25 को मैं अडियाला के करीब रोडों पे था, एक नामालूम गाड़ी में जो मेरी अपनी जाती है, एक ड्राइवर के साथ पुलिस के नरगों में से पीछे बैठे मैं निकल रहा था। उस दिन मुझे काली शीशों की गाड़ी का जरा अफादियत का अंदाजा हुआ। पुलिस वालों के बीच में से पहुंच के मैं अडियाला पहुंचा। यहां राणा साहब ने कहा ना कि इजाजत दी गई थी। राणा साहब, अली को इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि किसी को पता है कि अली जो है मामलात को ठीक करना चाहता है, अपने लीडर को बगैर लड़े, बगैर खून बहाए निकलवाना चाहता है। उस दिन गौहर साहब को भेजा गया अंदर, सैफ साहब को भेजा गया अंदर, अली मोहम्मद फिर भी 2 घंटे अडियाला के बाहर बैठा रहा। और उसके बाद 5-6 दफा मैं गया हूं, मुझे नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि हम चाहते हैं ये खून बहना बंद हो, ये लड़ाई मार कुटाई बंद हो, आप बात करें और निकले इस जंजाल से, इस मुसीबत से। इमरान खान भी सहवान में आए, मियां नवाज शरीफ भी आए। और अब आखिरी बात की तरफ आता हूं। देखें,
हम स्कूल गोइंग थे जब मियां साहब वजीर खजाना थे। बिलावल साहब अपनी मां की गोद में जेल के आगे बैठे रहते थे। नस्ल जवान हो गया। आज बिलावल की खुद शादी की उम्र है, उसकी माशाल्लाह जो सिस्टर है उनकी माशाल्लाह अब बच्चे हैं। इतना वक्त गुजर गया बीच में। मियां साहब की अपनी बेटी वजीर आला बन गई, इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए, एक नस्ल जवान हो गई, दूसरी शादी की उम्र तक पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तान में म्यूजिकल चेयर खत्म नहीं हुआ, लड़ाइयां खत्म नहीं हुई, आपकी हाइब्रिड रजीम खत्म नहीं हुई। आपकी लोगों को यह एक फैसला कर लो कि पाकिस्तान को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। रावलपिंडी अगर जाना है तो सिर्फ किसी की दुआ या तकरीब में जाएं, किसी से इशारे में इशारे ना लें, अपने अल्लाह से इशारे लें, अपने अल्लाह के हुक्म पे आए, अवाम की ताकत से आए, अवाम की वोट से आए और उनको भी बताएं जब तक आप अपने आखिरी बात आप अपने आईनी रोल में होंगे, जब तक आप अपने आईनी रोल में होंगे, जब तक आप बॉर्डर्स की हिफाजत करते हैं, जब तक आप हिंदुस्तानी सांपों को कुचलते हैं, हम आपको अपने सर पे बैठाते हैं। लेकिन जब आप हमारे अपने मुल्क में हमारे बच्चों के सर कुचले जाते हैं, फिर हमें दुख होता है, फिर हमें तकलीफ होती है और फिर हम सवाल करते हैं। और जब सवाल करते हैं तो अपनी शहर मर्दान में फिर आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट और एंटी टेररिज्म एक्ट, और क्या सिर्फ हम पे लगे, आप पे नहीं लगे? तो जनाब 70 साल की हो गई ये लीडरशिप। इज्जतें भी देख लें, जेलें भी देख लें, मुल्क से दरबदर होना भी देख लिया। 70 के बाद या 60 के बाद तो फिर अल्लाह ही याद आता है। मियां साहब इज 70+, जरदारी साहब इज 70+, इमरान खान साहब इज 70+, और मौलाना फजल रहमान साहब भी 70 के करीब होंगे शायद। मेरी तजवीज है, मुझे पता है मेरी बात सदा बसहरा होगी, लेकिन मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। तीनों बड़े लीडर आए, पार्लियामेंट में बैठे और ये फैसला करें मिलके हुकूमत नहीं बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। आग और पानी इकट्ठे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी नून लीग का आपस में एक नजरियाती इख्तिलाफ रहा है, हमारा आप दोनों से नजरियाती इख्तिलाफ रहा है, लेकिन उस पे तो इख्तिलाफ नहीं, इस पे तो इख्तिलाफ नहीं, न क़ैद पे इख्तिलाफ, न इस झंडे पे इख्तिलाफ, न इन पे इख्तिलाफ, न अल्लाह पे इख्तिलाफ, न कुरान पे इख्तिलाफ, और न इस बात पे इख्तिलाफ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या पाकिस्तान का मतलब क्या। तो फिर इसका मतलब है अगर इसके आगे कोई इख्तिलाफ होगा तो फिर वो अना की जंग होगी, फिर वो जाती इख्तिलाफ होगा। जिस तरह हमारे पख्तूनख्वा के गफार खान बाबा फरमाया करते थे कि खिदमत में तो कोई इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ तो खुद गर्जी से पैदा होता है। तो आप आए, सिर्फ 15-20 सेकंड आप आए, इमरान खान साहब को भी बाहर आने दें। मैं उसको जानता हूं, दरवेश है, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, उसको मरने ना दें। असासा है मुल्क का, लियाकत अली खान असासा था, भुट्टो साहब असासा थे, बेनजीर शहीद असासा थी, मियां साहब भी बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर रोज पैदा होते हैं, लीडर सालों में पैदा होता है। उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको गोलियां तो मत मारो यार, उसको शहीद तो मत करो यार, उससे कौम को फायदा लेने दो यार। इमरान खान, मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस मुल्क ने आपको बड़ी इज्जत दी है, आप कहीं नहीं, तारड़ साहब ना पीएम हाउस में ना सदर हाउस में, आप पार्लियामेंट हाउस में आइए, तीनों बड़े लीडर बैठे और उसके बाद उसको वसी करें। मैं पहले 3 की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो जमात जो मुल्क को वजीर आजम दे सकती है वो पहले बैठे और फिर उसको फैलाएं। उसमें मौलाना साहब को, हाफिज नईम साहब, हाफिज नईम साहब की बात कर रहा हूं, हाफिज नईम साहब, और उसके साथ साथ उसमें चकजई साहब, उसमें मेंगल साहब यहां से इस्तीफा देके गया है, उसको मनाओ यार। वो पहाड़ों में गया है, एक अकबर बुख्ती काफी है पहाड़ों में शहीद होने के लिए, बस करो यार, और शहादतें नहीं चाहिए। बलोचिस्तान की पहाड़ियों में अख्तर मेंगल से भी बात करो यार, और यहां MQM से भी बात करो। क्योंकि मुझे आज भी याद है, इस वक्त नहीं है फारूक भाई, लेकिन फारूक भाई के वो शेर मुझे आज भी याद है, शायद आज मैंने बोलना भी था कि मेरे लहू से वजू, फिर वजू पे वजू, जमाने डरा हुआ हूं तेरी नमाज से मैं, आओ इधर बैठो। और फिर ये शेर इंशाल्लाह पूरा होगा कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म न हो और जीना भी कोई जुर्म न हो। उम्मीद है ऐसी बस्ती की, जनाब चेयरमैन साहब जल्दी नहीं, उम्मीद है ऐसी बस्ती की
जहां जुल्म का कारोबार न हो, जहां जीना भी आजार न हो। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां रोटी जहर से सस्ती हो। जनाब कादिर पटेल साहब, चेयरमैन साहब, काश ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।